मूवी के शुरू में समुद्र के बीच बोट पर एक फैमिली को हम देखते हैं। दरअसल ये लोग अपने बेटे बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे। तभी माँ जूलिया तैरने के लिए पानी में कूद जाती है। आराम करते वक्त उसे कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन आसपास कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो सोचती है कि शायद वहम होगा। कुछ वक्त के बाद फिर वही अजीब एहसास होता है, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होता, तो वो बोट की तरफ तैरने लग जाती है। तभी अचानक उसकी कोई टांग खींचने लग पड़ता है। तभी वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लग पड़ती है। उसकी बेटी कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। हस्बैंड टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में बिजी होते हैं। जूलिया पानी के ऊपर टिकने की कोशिश करती है, लेकिन मुंह में पानी जाने की वजह से चलाना मुश्किल होता है। टॉम को एहसास होता है कि उसने काफी देर से जूलिया को नहीं देखा। वो योट में अपनी वाइफ को ढूंढता है। अपनी वाइफ को खतरे में देखकर बच्चों को आवाज देता है और योट उस तरफ ले जाता है और पानी में कूद जाता है। जल्दी से जूलिया की तरफ जाता है और उसे संभालता है और योट की तरफ तैरने लग पड़ता है। बच्चे दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। जूलिया खुद को संभालती है और सोचती है कि शायद लहरों की वजह से ऐसा हुआ होगा। रात को मिलकर सब बेन की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कैसी को उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है और वो लैपटॉप लेकर बाहर चले जाती है। वीडियो कॉल में उसका बॉयफ्रेंड दिखाता है कि शहर के ऊपर बड़े बड़े काले बादल छा गए हैं। कॉल ग्लिच होकर फ्रीज हो जाती है। कैसी सबको ये बात बताने आती है, लेकिन टॉम कहता है कि शहर से दूर होने की वजह से हो सकता है कि सिग्नल वीक हो गए हैं। तभी सबको एक आवाज सुनाई देती है और ये सब लोग बाहर जाकर देखते हैं कि व्हेल मछलियाँ यहाँ से गुजर रही हैं। टॉम सबको समझाता है कि व्हेल मछलियाँ अर्थ के मैग्नेविट को फॉलो करती हैं, लेकिन जब तूफान आता है तो ये कंफ्यूज हो जाती हैं। अचानक योट जोर से हिलती है और बैन गिर जाता है। टॉम को टेंशन होती है कि योट को कहीं कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, इसलिए वो डाइव करके नीचे चेक करने चला जाता है। कुछ देर बाद वो सतह पर वापस आता है। उसके कंधे पर एक बड़ा घाव होता है। जूली उसका जख्म सीती है। टॉम उसे बताता है कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे के कोई बहुत बड़ा जानवर है। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो प्रोपेलर से कट लग गया। जो भी चीज थी बहुत बड़ी थी। टॉम को योट पर काफी नुकसान दिखाई देता है, इसलिए उन्हें मदद बुलानी पड़ती है। जूलिया बार बार रेडियो पर फोन करती है और कैसी मोबाइल में सिग्नल ढूंढती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। कुछ देर बाद योट पूरी तरह बंद हो जाती है और समंदर के बीच फंस जाती है। जूलिया रेडियो पर एक आवाज सुनती है, लेकिन आवाज इतनी खराब होती है कि उसे कुछ समझ नहीं आती। टॉम अपनी फैमिली को बताता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिन का खाना पानी बचा है। हमें किसी मछली पकड़ने वाली नाव का इंतजार करना होगा। अचानक रेडार पर कुछ डिटेक्ट होता है और परिवार को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सब हैरानी से बाहर आते हैं और देखते हैं कई सारे उल्का पिंड जमीन पर गिर रहे हैं। जहाँ जहाँ उल्का पिंड गिरते हैं बड़े धमाके होते हैं। एक उल्का पिंड उनके पास गिरता है। टॉम बोट को चलाने की कोशिश करता है। इंजन बड़ी मुश्किल से चलता है। तभी एक और उल्का पिंड उस इलाके को हिट करता है। डर के मारे टॉम सबको पकड़ लेता है। तभी टॉम को समझ आता है कि जो आगे गोले गिर रहे हैं वो दरअसल उल्का पिंड नहीं बल्कि सैटेलाइट्स हैं। उसी वक्त बेन देखता है कि जोर से धुआं निकल रहा है। टॉम चेक करता है और कंफर्म करता है कि इंजन खराब हो गया है। हवा तेज होने लग पड़ती है और फैमिली योट के अंदर छुप जाती है, बिना ये नोटिस किए कि कंपास तेजी से घूम रहा है। योट जोर जोर से हिलने लग जाती है और बेन फिर से गिर जाता है। इस बार उसे चोट भी लग जाती है। लहरें तेजी से योट से टकरा रही होती हैं। टॉम स्ट्रगल कर बाहर जाता है और लाइफ जैकेट ले आता है। तभी पावर चली जाती है। टॉम फौरन पावर बॉक्स का बटन प्रेस करता है और लाइट वापस आ जाती है। उस वक्त बेन नोटिस करता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। जूलिया को चक्कर आने लग पड़ते हैं, जबकि कैसी सिंक पर जाकर उल्टी कर देती है। टॉम रेडियो ट्राई करता रहता है, लेकिन सिग्नल नहीं मिलता। अचानक एक हाई पिच साउंड आती है और हवा और भी तेज हो जाती है। जूलिया दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है और एक हैंच खुल जाता है। हवा खिड़कियां तोड़ने लग पड़ती है। तभी टॉम एक फ्लेयर चलाता है और थोड़ी देर बाद अंधेरा छा जाता है। अगले दिन फैमिली शौक से उठती है कि वो इस हादसे में बच गए हैं, लेकिन योट आधी तबाह हो चुकी होती है। जब वो लोग बाहर आकर देखते हैं तो समुद्र का पानी गायब हो चुका होता है। योट जमीन पर अटकी है। सब ये देखकर शॉक में आ जाते हैं। कैसे सिग्नल चेक करती है, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल डाउन होता है। बेन 2 मरे हुए केकड़ों से खेलने लग पड़ता है। टॉम को पास चेक करता है, लेकिन वो देखता है कि वो उल्टा हो गया है। ये आखिरी बार 7 लाख साल पहले हुआ था। बेन अपने बड़े बलून के साथ एक पत्थर बांध देता है
ताकि कोई बचा हुआ सर्वाइवर देख ले। टॉम फिर से रेडियो ट्राई करता है और इस बार उसका कनेक्शन एक बचे हुए आदमी से हो जाता है। उसका नाम लोगो होता है और वो एक सबमरीन का कैप्टन होता है। उसकी सबमरीन भी एक लैंड पर अटक गई है। वो कंफर्म करता है कि मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो गए हैं, इसलिए समुद्र पीछे हट गया है और जमीन डूब गई है। वो कहता है कि उसने अभी तक और सर्वाइवर नहीं देखे और कम्युनिकेशन बिल्कुल डाउन हो गए हैं। और वो ये भी कहता है कि पोल्स फिर से रिवर्स होंगे, शायद एक हफ्ते में समुद्र वापस आ जाएगा। वो टॉम को वार्न करता है कि जितना हो सके ऊंची जगह पर चढ़ जाओ, क्योंकि जब पानी वापस आएगा तो वो बहुत खतरनाक होगा। वो बोलता है कि उसका पार्टनर क्रैश में मारा गया और सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों की ही जगह है। जूलिया और टॉम कहते हैं कि प्लीज हमारे बच्चों को बचा लो। वो इन्हें अपने कोऑर्डिनेट्स दे देता है। टॉम कैलकुलेट करता है कि सबमरीन तक पहुंचने में 2-3 दिन लगेंगे। वो फैमिली से कहता है कि आज रात अच्छे से आराम कर लो, कल सुबह हम निकलेंगे। अगली सुबह फैमिली सामान पैक कर रही होती है, तभी टॉम को कुछ हिलता हुआ दिखता है। वो एक लंगड़ा आदमी होता है, उसके हाथ में एक हार्डबोन होती है और साथ एक कुत्ता भौंक रहा होता है। टॉम उसके पास जाता है और उसे पानी की बोतल देता है। वो आदमी कुछ ऐसी भाषा में बोलता है जिसे टॉम समझ नहीं पाता। पानी पीते वो आदमी टॉम के सिर पर बोतल मार देता है और चेहरे पर जोर का लात मार देता है। जूलिया डर के मारे भागती है और लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो आदमी टॉम के पेट में हार्डबोन घुसा चुका होता है। टॉम कुछ पल के लिए तड़पता है। वो आदमी फिर उसकी गर्दन भी काट देता है। वो आदमी जूलिया के पीछे भागता है और उस पर हार्डबोन भी फेंक देता है, जिससे उसके कंधे में चोट लग जाती है। जूलिया दर्द सहते हुए बोट के अंदर भागती है और बच्चों को कहती है कि छुप जाओ। वो दरवाजा लॉक कर देती है। कैसी और बेन सोफे के अंदर छुप जाते हैं। जूलिया उन्हें एक फेयर गन पकड़ाती है और खुद वॉशरूम में छुप जाती है। वो आदमी जोर जोर से धक्के मारता और आखिर अंदर घुस जाता है। पहले वो थोड़ा खाना खाता है और योट पर इधर उधर ढूंढने लग जाता है और वॉशरूम की तरफ जाता है। जूलिया समझदारी दिखाते हुए एक छोटे सुराख से बाहर निकल जाती है। वो आदमी सोचता है कि जूलिया भाग गई। जैसे ही जूलिया धीरे से निकलती है, उस आदमी का कुत्ता देख लेता है और भौंकना शुरू हो जाता है। कुत्ता उस पर झपट जूलिया उसे चाकू से मार देती। कुत्ते की चीख सुनकर वो आदमी बाहर आता है और कुत्ते की लाश देखकर आग बबूला हो जाता है। इस बीच जूलिया जोट के दूसरी साइड से अंदर जाने की कोशिश करती है। वो ऊपर चढ़कर टूटी हुई खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी पहले ही अंदर पहुंच जाता है। वो आदमी उसे पकड़कर जोर से मुक्का मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। जूलिया फर्नीचर पकड़कर बचने की कोशिश करती है। वो आदमी उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। फिर वो आदमी उसकी कलाई पर पैर रख देता है ताकि वो चाकू छोड़ दे। फिर उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा जमीन से दे मारता है और सोफे पर फेंक कर उसका गला दबाने लग पड़ता है। बच्चे ये सब देख रहे होते हैं। कैसी बाहर निकलकर फेयर गन चलाती है जो सीधा उस आदमी को लगती है। वो जल उठता है और योट पर आग फैलने लग पड़ती है। बच्चे भाग जाते हैं, लेकिन जूलिया फिर वापस आती है। वो उसे किक मारकर गिराती है, बैग और मैप उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। बेन और कैसी अपने पापा के पास जाकर रोने लग जाते हैं। जूलिया भी इनके पास आकर बैठ जाती है और फिर ये तीनों आंसुओं के साथ आखिरी अलविदा कहते हैं। तभी वो डरावना आदमी योट से बाहर निकल आता है और फैमिली फिर से भागने लगती है। कुछ ही देर में योट एक बड़े धमाके के साथ उड़ जाती है। थोड़ी देर चलने के बाद वो लोग एक झरने के पास रुकते हैं ताकि थोड़ा आराम कर सकें। कैसी सोचती है कि वो पागल आदमी शायद उनके पास गुब्बारे देख कर आया था। ये सुनकर बेन खुद को कसूरवार समझता है। जूलिया उसको समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और सबको आगे बढ़ने को कहती है, क्योंकि वो आदमी अभी भी इनके पीछे था। रास्ते में एक छोटी तालाब के पास बेन मरी और इशाक को देखकर हैरान रह जाता है। तभी जूलिया नोट करती है कि वो आदमी फिर इनके करीब पहुंचने वाला है। सब लोग दौड़ पड़ते हैं और रेत के एक छोटे से टीले से नीचे गिर जाते हैं, जहां उन्हें जहरीला कचरा दिखाई देता है। फैमिली एहतियात से उसे पार करती है और लगता है कि उन्होंने उस आदमी से पीछे छुड़ा लिया है। रास्ते में उन्हें बड़े बड़े मरे हुए सी एनिमल दिखते हैं और समंदर के नीचे पड़ा हुआ प्लास्कर दिखता है। बेन धीरे धीरे चलता है। तभी जूलिया समझ जाती है कि वो डिहाइड्रेशन के करीब है। वो सबको रुकने को कहती है। जब वो पानी की बोतल देखती है तो उसे झटका लगता है। बोतल में पानी लगभग खत्म हो चुका होता है। कैसी को एहसास होता है कि शायद उसने बोतल ठीक से बंद नहीं की थी। जूलिया गुस्से में चिल्लाती है कि उसकी लापरवाही की वजह से पानी खत्म हो गया। कैसी जवाब देती है कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम बचने वाले नहीं हैं। दोनों के बीच लंबी बहस होती है। फैमिली आगे चलती रहती है। कुछ देर बाद उन्हें क्रैश हुआ प्लेन मिलता है। अंदर हिलता
उल्टा कुछ देखकर सब लोग डर जाते हैं। वो कुछ पक्षी होते हैं। फैमिली तय करती है कि रात यहीं प्लेन के अंदर गुजारेंगे। वो थोड़ा सा स्नैक्स शेयर करते हैं। जूलिया को टॉम की जैकेट में फैमिली तस्वीर मिलती है, जिसे देखकर उसका दिल टूट जाता है। कैसी पूछती है कि मॉम और डैड की लव स्टोरी क्या थी। जूलिया मुस्कुराकर कहती है कि टॉम हॉस्पिटल में मेरा पेशेंट था, फिर उसने एक दिन फूल और प्यारी सी कविता देकर अपना प्यार जताया था। रात के बीच कैसी प्लेन से बाहर जाती है, तभी वो डरावना आदमी उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से जूलिया पीछे से उस पर टूट पड़ती है और बार बार चाकू से वार कर उसे मार देती है। कैसी अपनी माँ को गले लगाकर शांत करती है। अगली सुबह फैमिली देखती है कि उस आदमी की लाश पर कई कीड़े पड़े होते हैं। उस आदमी की लाश पर कई काटने के निशान हैं, मतलब इस एरिया में कोई खतरनाक जानवर है। जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं, केकरी उस आदमी के मुंह से बाहर निकल आते हैं। कुछ घंटों बाद जूलिया और कैसी मैप देख रही होती हैं, लेकिन बेन धीरे से आगे निकल जाता है। जूलिया चिल्लाती है कि रुक जाओ, लेकिन बेन एक तालाब में झुककर पानी पीने लग पड़ता है। धूप बहुत तेज होती है और फैमिली अपने सिर को कपड़ों से ढक लेती है। बेन को चक्कर आने लग पड़ते हैं। तभी उन्हें पुरानी कुर्सियां मिलती हैं। तभी जूलिया और कैसी उनसे टाइम पुलिस शटर बना लेती हैं। जूलिया बेन को इंजेक्शन लगाती है और वो तय करते हैं कि वो रात यहीं बिताएंगे। सुबह जूलिया अजीब सी आवाज सुनकर उठती है। बाहर जाकर देखती है तो क्रैब्स का एक बड़ा झुंड उनकी तरफ आ रहा होता है। वो फौरन बच्चों को उठाती है और तीनों भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते उन्हें एक बड़ा कार्गो शिप दिखाई देता है। वहाँ 3 क्रू मेंबर जिंदा होते हैं। एक औरत उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन बाकी 2 आदमी मना कर देते हैं। तीनों फैमिली को बाहर छोड़कर कंटेनर लॉक कर लेते हैं। क्रैब्स पास आ जाते हैं। जूलिया बच्चों को कंटेनर पर चढ़ा देती है। जब वो कंटेनर पर चढ़ने लगती है तो क्रैब उसकी गर्दन पर चढ़ने लगती है तो क्रैब इसकी टांग को जोर से काट लेते हैं। बच्चे खींचकर ऊपर चढ़ाते हैं, नहीं तो वो नीचे गिर जाती। कंटेनर के एक छेद से आधे क्रैब अंदर घुस जाते हैं। क्रू मेंबर फायरिंग शुरू करते हैं, लेकिन क्रैब उन पर हावी हो जाते हैं। क्रैब दोनों क्रू मेंबर को मार देते हैं और आखिरी वाला कंटेनर की छत के होल तक पहुंच जाता है, लेकिन क्रैब उसे भी नीचे खींच लेते हैं और वो भी मर जाता है। जूलिया अपने जख्म पर पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब वो उठती है तो खुद को रेत के तूफान में अकेली पाती है। वो घबरा कर बच्चों को ढूंढने लगती है। एक मरी हुई औरत का हथियार उठाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। कैसी उसकी आवाज सुनकर लौट आती है कि वो और बेन मदद ढूंढने गए थे, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर वो लोग बेन से मिलते हैं, जो इन्हें बताता है कि उसे एक खुला कंटेनर मिला जहाँ वो तूफान खत्म होने तक रुक सकते हैं। जूलिया टॉम का लाइटर निकालती है और अपने जख्म को जलाकर बंद करती है, जो बेहद दर्दनाक होता है। तूफान खत्म होने के बाद उन्हें एक और कंटेनर मिलता है, जिसमें बहुत सारी पानी की बोतलें होती हैं। बॉडीज चेक करते वक्त उन्हें रेडियो और एक गन भी मिलती है। जूलिया नाव से राब्ता करती है और बताती है कि मैप खो गया। नाव बताता है कि उस पर आर्थ्रोपॉक्स ने हमला कर दिया था, जो कि ऑक्सीजन के जीव हैं, जो कि ऑक्सीजन की वजह से पागल हो चुके हैं। अब नाव फैमिली को जल्दी करने के लिए कहता है। उसकी कैलकुलेटर्स कहती है कि समंदर अब उम्मीद से ज्यादा जल्दी वापस आएगा। उनके पास सिर्फ कुछ घंटे बचे हुए हैं। वो एक फ्लेयर शूट करता है और फैमिली उस दिशा में चलना शुरू कर देती है। लंबी वॉक के बाद आखिरकार वो सबमरीन को देख लेते हैं। वहां पहुंचने के लिए इन्हें एक बड़ा चट्टानी रास्ता पार करना होगा। जैसे ही वो रास्ते से गुजरते हैं, दीवारें हिलने लग पड़ती हैं और पत्थर गिरने लग जाते हैं, जिससे एक भयानक रॉक स्लाइड हो जाता है। जूलिया जल्दी से अपने बच्चों को धक्का देती है और खुद भी एक साइड पर हो जाती है ताकि कुचली ना जाए। अब एक पत्थर की दीवार उनके बीच आ गई है। जूलिया बच्चों से कहती है कि बिना उसके आगे बढ़ जाएं। कैसी मना कर देती है और जोर देती है कि उसकी माँ को चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहस होती है। जूलिया वादा करती है कि वो बाद में अपने बच्चों को ढूंढ लेगी। मजबूर होकर कैसी अपने भाई को आगे खींच कर ले जाती है। बच्चे चट्टानी रास्ता चढ़कर सबमरीन की तरफ भागते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि 9 बार खून में लथपथ पड़ा हुआ है। वो समझाता है कि उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया है और बच्चे अब सबमरीन ले सकते हैं। ये सोच कर के एक अक्सर जगह होगी, कैसी वापस अपनी माँ को ढूंढने भागती है। तभी जूलिया केकरों को आता देखती है और वो फायरिंग शुरू कर देती है। कुछ केकरों को वो मार देती है, लेकिन झुंड बहुत बड़ा होता है और सबसे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी वक्त कैसी दीवार के ऊपर दिखाई देती है और हाथ आगे बढ़ाती है। जूलिया जख्मी पैर के बावजूद भी तेजी से चलना शुरू कर देती है। कैसी की मदद से वो दूसरी तरफ पहुंच जाती है। दोनों साथ में सबमरीन की तरफ भागते हैं। बैन पहले से ही ऊपर खड़ा होता है और फायर कर देता है ताकि केकरे डिस्टर्ब रहे और फैमिली ऊपर चढ़ जाए। केकरे नाव के शरीर तक पहुंचते ही
ही तुरंत उसे खाना शुरू कर देती है। जूलिया गन उठाती है और फायर जारी रखती है जब तक बच्चे अंदर चले जाएं। जब वो अंदर चले गए तो जूलिया समझती है कि गोलियां खत्म हो गई, तो वो गन केकड़ों पर फेंक देती है और फिर बच्चों के साथ अंदर चली जाती है। फैमिली हैंडल को अच्छे से बंद करती है